हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड एक्सेल क्लासेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिया, आज हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार होते हैं, क्या होती है, और उदाहरण के साथ इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया होती क्या है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो है, जिससे जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया आदि, ये जो शब्द होते हैं क्रिया होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य जो होता है वो क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए क्रिया जो है इसे एक विकारी शब्द माना गया है व्याकरण में। इसका रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता रहता है। प्रत्येक भाषा जो होती है उसमें क्रिया का एक अलग ही महत्व होता है। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की जरूरत हमें पड़ती ही है। क्रिया जो है इससे हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। वाक्य में क्रिया का इतना महत्व है कि कर्ता तथा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पानी लाओ। अब इसमें कोई भी कर्ता नहीं है या फिर कोई अन्य योजक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे स्पष्ट हो रहा है कार्य कि पानी लेकर आओ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, चुपचाप बैठ जाओ। इसमें भी कोई कर्ता नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी क्रिया की वजह से ही वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जो होती है इसका निर्माण जो होता है धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है ना, तब क्रिया बन जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं धातु क्या होती है। तो जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का एक रूप होता है। धातु को हम क्रिया का मूल रूप कह सकते हैं। जैसे कि खा प्लस ना तो हो जाएगा खाना, पढ़ प्लस ना तो हो जाएगा पढ़ना। तो इसमें जो ना शब्द है ये जुड़ने से क्रिया बन जाती है। जैसे जा प्लस ना, जा में अगर ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा जाना। तो हम समझते हैं क्रिया के भेद क्या होते हैं। लेकिन क्रिया के भेद जानने से पहले हमें समझना होगा कि कर्ता, कर्म और क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता। तो काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि रमा खाना बना रही है, इसमें रमा जो है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्या कार्य किया जा रहा है? खाना बनाना। तो हम कहेंगे रमा जो है वो कर्ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीता झाड़ू लगा रही है। अब सीता जो है, सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सीता क्या कार्य कर रही है? झाड़ू लगा रही है। तो सीता जो है वो कर्ता है। अब हम बात करते हैं कर्म। कर्ता जो कार्य करता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब जैसे हमने पहले उदाहरण लिया था, रमा खाना बना रही है, तो रमा जो है वो तो करता है। और काम क्या कर रही है? खाना बनाने का। तो खाना जो है वो हो जाएगा क्रिया। खाना हो जाएगा क्रिया, और जो बना रही है, इसीलिए हम खाने को ही कर्म भी कहेंगे। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, सीता झाड़ू लगा रही है। अब सीता क्या कार्य कर रही है? झाड़ू लगा रही है। तो झाड़ू जो है वो कर्म हो जाएगा। अब हम एक ही वाक्य में समझते हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, वेदांत फल खाता है। इसमें अब क्वेश्चन बनता है कि कौन फल खाता है? तो वेदांत खाता है। तो वेदांत जो है वो कर्ता हो जाएगा। अब बात करते हैं वेदांत क्या खाता है? तो फल। फल जो है कर्म हो जाएगा। और वेदांत फल का क्या करता है, यानी कि खाता है, तो खाता है जो क्रिया हो जाएगी। तो हम बात करते हैं क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और दूसरा जो है सकर्मक क्रिया। तो आइए हम समझते हैं कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं का फल या जो व्यापार है वो कर्ता को मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना आदि जो है। अब हम उदाहरण समझते हैं, जैसे कि वह चढ़ता है। वह जो है वह तो करता है, और चढ़ना है उसका फल भी किस पर पड़ा है? कर्ता पर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नीता खा रही है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले हम समझते हैं सकर्मक क्रिया का अर्थ।
तो सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह चढ़ाई चढ़ता है, या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, नीता खाना बना रही है। तो नीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो नीता जो है वो तो करता है, और कर्म क्या कर रही है? वो खाना, खाना जो है वो कर्म है, खाना बना रही है। अब बात करते हैं हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 10 भेद होते हैं। पहला जो है मुख्य क्रिया, दूसरा जो होता है सहायक क्रिया, तीसरा रंजक क्रिया, चौथा जो है संयुक्त क्रिया, पांचवा जो है सरल क्रिया, छठा जो है नामिक क्रिया, सातवां जो है नाम धातु क्रिया, आठवां जो है परिणार्थक क्रिया, नौवां जो है पूर्वकालिक क्रिया, और लास्ट जो है 10वां जो है अनुकर्मात्मक क्रिया। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्रिया। तो क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, अर्थात कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, राधा दूध लाई। इसमें जो लाई जो शब्द है ये कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहा है। राधा क्या लेकर आई? दूध। तो दूध जो है वो हो गया कर्म, राधा जो है कर्ता, और लाई जो है यही है क्रिया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने दुकान खोली। इसमें जो खोली जो शब्द है ये कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहा है। मोहन जो है वो करता है, मोहन ने क्या खोला? दुकान, दुकान जो होगी कर्म, और खोली जो है वो हो गई मुख्य क्रिया। क्योंकि अगर मुख्य क्रिया नहीं होगी तो वाक्य का अर्थ नहीं बनेगा। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी जो होती है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायता हो, सहायता करे। अर्थात मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो क्रिया है पढ़ और चुके हैं ये जोड़ी गई है। या फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, माताजी खाना बना रही है। तो ये जो दो वाक्य हमने पढ़े हैं इसमें मुख्य जो क्रिया है पढ़, और बनाने के साथ साथ चुकी और लगी जो है ये सहायक क्रिया है। पिताजी क्या कर चुके हैं? अखबार पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो ये चुका जो शब्द है ये सहायक क्रिया है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं हम, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल चुके हैं। तो मुख्य जो क्रिया है वो तो खेल हो गई, और चुके हैं ये जो है सहायक क्रिया है। अब हम बात करते हैं रंजक क्रिया। तो समझते हैं रंजक क्रिया होती क्या है। तो जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। प्रत्येक जो रंजक क्रिया होती है उसका उपयोग प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, महेश को रोना आ गया। इसमें जो आना जो शब्द है अति सत्ता शब्द है, रोना जो है वो मुख्य क्रिया है, गया जो है वो सहायक क्रिया है, आना जो है वो रंजक क्रिया है। या फिर दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं, वह अधिकतर घूमा करता है। अब इसमें जो घूमा जो है ये तो हो गई मुख्य क्रिया, है जो है ये सहायक क्रिया, और करना जो है ये अभ्यास बोधक है, यानी कि रंजक क्रिया। अर्थात कर्ता जो है रंजक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसे प्रभावशाली बना गया है। अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया। तो हिंदी में क्रिया कभी एक पद द्वारा प्रकट होती है और कभी एक से अधिक पदों द्वारा। जैसे कि मोहन आया, इसमें क्रिया जो है एक पद वाली है, और मोहन आ चुका है इसमें जो है 3 पद है, जैसे आ प्लस चुका प्लस है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली गया था, इसमें जो है 2 क्रियाएं है, गया और था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीता पढ़ गई है। तो इसमें जो है 3 क्रियाएं, पढ़ना प्लस गई प्लस है। तो जिसमें एक या एक से अधिक क्रिया हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो अगला जो हमारा है सरल क्रिया, या जिसे हम मूल क्रिया भी कह सकते हैं। तो जो सरल क्रिया किसे कहते हैं? सरल क्रिया उसे कहते हैं जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह प्रचलित होती है। इस क्रिया को हम मूल क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि न तो यह क्रिया अन्य क्रिया से उत्पन्न हुई है और न ही एक से अधिक क्रिया रूपों के योग से बनी है। जैसे कि आना, जाना, लिखना, पढ़ना, ये सब सरल क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नामिक क्रिया। नामिक क्रिया का दूसरा नाम क्या है? मिश्र क्रिया।
तो मिश्र क्रिया जिसे कहते हैं हम, मिश्र क्रिया के अंतर्गत पहला अंश संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का होता है और दूसरा जो अंश है वो क्रिया का होता है। अब इसमें जो है मिश्र मतलब मिश्रित, नाम से स्पष्ट हो गया। तो इसमें जो पहला अंश होगा वो या तो संज्ञा होगी या कोई विशेषण होगा या फिर कोई क्रिया विशेषण होगा और दूसरा जो अंश है वो क्रिया होगी। जैसे कि अब हम बात करते हैं पहले संज्ञा अंश वाली मिश्र क्रिया की। तो मूलांश प्लस क्रिया का, तो ये है मिश्र क्रिया। जैसे याद प्लस आना, याद आना हो गया। भूख प्लस लगना, भूख लगना हो गया। इसमें भूख जो है वो संज्ञा है और लगना जो है वो क्रिया है। अब हम बात करते हैं विशेषण, विशेषण अंश वाली मिश्र क्रिया की। तो हम बात करें बुरा प्लस लगना। तो बुरा लगना, बुरा जो है ये विशेषण है और लगना जो है क्रिया है। या फिर सुंदर प्लस दिखना, सुंदर जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, और दिखना जो है वो क्रिया है। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अंश वाली मिश्र क्रिया। जैसे बाहर प्लस करना, बाहर करना। या फिर भीतर प्लस करना, भीतर करना। अब हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है। जैसे कोई भी संज्ञा शब्द है या कोई सर्वनाम शब्द है या कोई विशेषण शब्द है, उसके अगर अंत में हम प्रत्यय लगा दें तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे कि हम समझते हैं, अगर हम संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगाए, जैसे कि फिल्म प्लस आना तो बन जाएगा फिल्माना। दुख प्लस आना तो हो जाएगा दुखना। तो ये जो है ये संज्ञा है, दुख जो है संज्ञा और ना जो है प्रत्यय। तो अब हम इसमें दुख में ना ऐड करें संज्ञा में तो बन जाएगा दुखना। अब हम बात करते हैं विशेषण से कैसे बनाएंगे। विशेषण जैसे कि गरम प्लस आना, आना जो है प्रत्यय है तो क्रिया बन जाएगी नाम धातु क्रिया जो बनेगी वो गरमाना। सर्वनाम से, अब जैसे सर्वनाम 11 प्रकार होते हैं, मैं तू हम ये सब, तो हम लेते हैं अपना प्लस आना, प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाएगा अपनाना। इसी तरह अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? तो जहां पर कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, नाम से के लिए प्रेरणार्थक। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया। अब यहाँ पे जो पिता है उसने बेटे से अखबार मंगवाया, स्वयं काम ना करके किसी अन्य से काम करवा रहा है। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है। अब जो मालकिन जो है वो करता है, वो स्वयं काम नहीं कर रही है, वो करवा रही है, किसी अन्य को प्रेरणा दे रही है काम करने के लिए। तो अब हम समझ, प्रथम वाक्य में जो पिता है वो स्वयं अखबार न लाकर बेटे से अखबार मंगवाया। जैसे कि अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो वह क्रिया जिसका पूरा होने दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है। मतलब कि जो क्रिया, एक क्रिया है उसका कार्य पूरा होने से दूसरी क्रिया से पहले पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब जो पूर्वकालिक जो क्रिया है इसमें मूल धातु के साथ कर लगाकर बनती है। जैसे गीता ने सुनकर कविता लिखी, तो इसमें जो है लिखी से पहले जो है सुनकर क्रिया का उपयोग हुआ है। तो ये जो सुनकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट और 10वीं जो है क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया। तो जो क्रिया ऐसी धातुओं से बनती है जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनियों के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि ची प्लस ची चिनियाना, झन प्लस झन झनझनाना, थप थप प्लस थप थपथपाना। तो अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक में से। तो पहला जो क्वेश्चन है क्रिया, क्रिया कैसे कहते हैं? तो हम कहेंगे क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात वाक्य के जिस शब्द से हमें कार्य के करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। तो एग्जामिनर आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है इसमें से वो बनता है क्रिया का मूल रूप क्या है और क्रिया के सामान्य रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु है, तो हम कहेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और क्रिया का जो सामान्य रूप है वो मूल रूप में ना यानी कि प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे उदाहरण दे देंगे हम, खा प्लस ना तो हो जाएगा खाना, सो प्लस ना हो जाएगा सोना, दौड़ प्लस ना हो जाएगा दौड़ना। तो अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वो पूछ सकता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं।
विस्तार से समझाइए। तो आप कहेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया बताएंगे जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, जैसे कि राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, अर्थात कर्म की प्रधानता नहीं होती, जैसे कि मनीष इंजीनियर है, इसमें कर्म नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, दूसरा जो होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा जो होता है नाम धातु, चौथा जो होता है परिणार्थक क्रिया, पांचवा जो होता है पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन बनता है परिणार्थक क्रिया। तो एग्जाम पूछ सकता है कि परिणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि परिणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता, एक प्रेरित कर्ता। प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाला, जैसे कि मालिक हो गया, अध्यापिका हो गई आदि। और प्रेरित कर्ता कि प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे हम प्रेरणा देते हैं, जैसे कि नौकर हो गया, छात्र हो गया। तो उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया। तो अब हम बात करते हैं कि बहुविकलात्मक क्वेश्चन, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन क्या बनता है वो होता है क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है कै जो है जब काम को करना पाया जाए, ख जो है जब काम का होना पाया जाए, गै जो है जब काम को करना या होना पाया जाए, और घै जो है जब कर्ता कुछ कहना चाहे। तो क्रिया क्या है, जब जहाँ काम का करना या होना पाया जाए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गै, जब काम को करना या होना पाया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कर्म के आधार पर भेद, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, कै जो है 2, ख जो है 3, गै जो है 4 और घै जो है 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा जो होता है सकर्मक क्रिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कै जो है इसमें दिया गया है 2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कै। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर कै जो है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ख जो है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर गै जो है एक कर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर घै जो है सकर्मक क्रिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गै, घै जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर कै जो है 2, ऑप्शन नंबर ख जो है 3, ऑप्शन नंबर गै जो है 4, ऑप्शन नंबर घै जो है 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घै 5। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है रेंजल दूध पीकर सो गई। तो ये जो वाक्य हमें दिया गया है इसमें हम बताना है कि क्रिया का कौन सा भेद है। तो दूध पीकर सो गई, रेंजल जो है हमें पता चल गया है पहले क्रिया का, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन दिए गए, पहला जो है परिणार्थक क्रिया, दूसरा जो है नाम धातु क्रिया, तीसरा जो है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा जो सामान्य क्रिया। तो हमारा जो ऑप्शन है नंबर गै जो है ये है पूर्वकालिक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर गै हो जाएगा। हमारा जो छठा जो क्वेश्चन है राधा पत्र पढ़ती है। अब जो ये वाक्य है इसमें क्रियाओं के किस भेद में आता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ख जो है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर गै जो है एक कर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर घै जो है सकर्मक क्रिया। तो अब देखो हमारे पास वाक्य दिया है राधा पत्र पढ़ती है। तो राधा क्या कर रही है, इसमें कार्य कर रही है। तो इसमें जो कार्य है वो कर्म कर रही है। राधा जो पत्र जो है, राधा तो हो गई कर्ता, पत्र हो गया कर्म, और पढ़ती हो गया क्रिया। तो इसमें जो पत्र जो है कर्म, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसमें है सकर्मक जो क्रिया होती है जिसमें कर्म के उपस्थित होने का हमें पता चलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घै सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पिता पुत्र से लिखवाता है। जो वाक्य है इसमें कौन सी क्रिया है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए परिणार्थक क्रिया, और उसमें ख जो है अकर्मक क्रिया, और उसमें गै जो है सकर्मक क्रिया, और उसमें घै जो है द्विकर्मक क्रिया। तो अब पिता जो है पुत्र से पत्र लिखवाता है। अब जो वाक्य है इसमें कर्म तो है, लेकिन इसमें एक और चीज है कि पिता जो पुत्र को प्रेरणा दे रहा है, स्वयं कार्य ना करके पुत्र से कार्य करवा रहा है। तो हमारा
जो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके पुत्र से कार्य करवाता है, वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है परिणार्थक क्रिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिणार्थक क्रिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पक्षी उड़ रहा है। अब ये जो वाक्य है इसमें क्रिया का भेद बताना है कि कौन सी क्रिया हो रही है। तो पक्षी जो उड़ रहा है वो कोई कर्म तो कर नहीं रहा, और जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। और उसमें क जो है सकर्मक क्रिया, और उसमें ख जो है अकर्मक क्रिया, और उसमें ग जो है द्विकर्मक क्रिया, और उसमें घ जो है परिणार्थक। तो अब जो पक्षी उड़ रहा है इसमें कोई क्रिया तो हो नहीं रही, कोई कर्म भी नहीं हो रहा। कर्म नहीं हो रहा, क्रिया हो रही है। उड़ रहा है तो क्रिया तो है, लेकिन कर्म नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अकर्मक। क्योंकि अकर्मक क्रिया होती है जैसे कि हमने पढ़ा है, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रोहन सो गया है। तो ये जो क्रिया का कौन सा भेद है? रोहन सो गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयुक्त क्रिया, ख जो है ऑप्शन नंबर पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ग जो है परिणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर घ जो है द्विकर्मक क्रिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो क्रियाओं के योग से मिलकर बनती है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से मिलकर बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो हमारा जो आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, खटखट शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? अब जो खटखट शब्द से जो क्रिया नाम धातु जो क्रिया बनेगी वो कौन सी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर क जो है खटाखट, और उसमें ख जो है खटखटतव, और उसमें ग जो है खटाखटा, और उसमें घ जो है खटखटाना। तो खटखट से नाम धातु क्रिया कौन सी बनती है? खटखटाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खटखटाना। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते